जय हिंद दोस्तों। मैं अनुभव वर्मा सृष्टि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा चैनल जो है उस पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वर्णमाला के क्लास में बताया था कि जो साउथ की लैंग्वेज है वो द्रविड़ परिवार की जो लैंग्वेजेस है वो सारी इससे निकली है, तमिल भाषा से। और मैंने उस बारे में आपको जो माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारा हिंदू धर्म कहता है उसके बारे में मैंने आपको कहानी पूरी विस्तार से बताई थी। उसमें कुछ फैक्ट्स जो है वो रह गए थे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो श्रीलंका है वो हमारा पड़ोसी देश है और जो हमारा भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो श्रीलंका ही है। और आपको ये भी चीज पता होगी कि श्रीलंका हमारे देश के साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो साउथ में लैंग्वेजेस चल रही हैं वो सारी लैंग्वेजेस जो है द्रविड़ भाषा परिवार से निकली हुई लैंग्वेज हैं। लेकिन दोस्तों जो श्रीलंका की भाषा सिंहला है वो जो दोस्तों द्रविड़ परिवार की ना होकर इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। अब दोस्तों ये चीज जो है बहुत ही समझने वाली है कि साउथ की जो सारी भाषाएं द्रविड़ परिवार से निकली हैं तो श्रीलंका की जो सिंहला भाषा है ये इंडो आर्यन परिवार की भाषा कैसे है। देखिए दोस्तों हुआ क्या, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि पहले श्रीलंका का जो नाम था वो आप लोगों को पता है, श्रीलंका का नाम जो था वो था सिंघल द्वीप। इसको हम सिंघल द्वीप कहते थे पुराने समय में। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि जब अशोक जो होते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं। दोस्तों तो जो इनके पुत्र महेंद्र हैं वो श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और उनकी जो पुत्री होती है यानी कि जो वहां की राजकुमारी होती हैं उनको भी जो महेंद्र होते हैं वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। क्योंकि वो महिला होती हैं इसीलिए उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए जो रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो अपनी बहन संघमित्रा को भी बुलाते हैं। और जो महेंद्र हैं वो अपने साथ एक वृक्ष भी लेके जाते हैं, पीपल का वृक्ष, जो इस बात का प्रतीक होता है कि मतलब जो महेंद्र हैं वो अशोक की तरफ से वो भेंट लेके गए होते हैं श्रीलंका के राजा के लिए। तो अब होता क्या है, उस समय मैंने आपको बताया था अशोक के समय में जो राजकाज की भाषा थी वो पाली ही चल रही थी। बौद्ध धर्म के सारे साहित्य पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। और दोस्तों अशोक ने अपने सारे शिलालेख जो प्राकृत भाषा से लिखवाए थे, लेकिन जो लिपि यूज हो रही थी वो ब्राह्मी लिपि यूज हो रही थी। दोस्तों तो जब वहां पे महेंद्र पहुंचते हैं तो होता क्या है, जो हमारी प्राकृत भाषा है जो हमारी पाली भाषा थी उसका इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका की लैंग्वेज पे पड़ता है। और श्रीलंका की लैंग्वेज जो है श्रीलंका के लोगों ने ही जो है मगधी लैंग्वेज का नाम दिया था पाली लैंग्वेज को, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको विस्तार से दोस्तों बताया है। तो उसी इन्फ्लुएंस के कारण जो सिंगला लैंग्वेज डेवलप हुई वो तमिल परिवार की भाषा न होकर इंडो आर्यन परिवार की भाषा बनी। और जो ब्राह्मी लिपि है उसी लिपि का जो श्रीलंका की जो आधुनिक भाषा सिंगला है वो उसी का अनुसरण कर रही है। जैसे हमारी हिंदी हमारी संस्कृत ब्राह्मी लिपि का ही अनुसरण कर रही है आज भी, ठीक उसी तरीके से जो श्रीलंका की जो सिंगला भाषा है वो भी दोस्तों आज भी इंडो आर्यन परिवार की भाषा है और वो जो है ब्राह्मी लिपि का ही अनुसरण कर रही है। अब दोस्तों बात आती है, अब चूंकि जब महेंद्र वहां पे पहुंचे उन्होंने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म अपनाया तो फिर वहां से फिर से हिंदूज जो है, मैं आपको श्रीलंका का जो डेमोग्राफिक है वो बता देता हूँ। श्रीलंका में जो लगभग 70% लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और कुछ 13% लोग जो है वो हिंदूज को फॉलो करते हैं यानी हिंदू हैं और 10% लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं यानी कि मुस्लिम हैं और लगभग 7% लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं यानी कि जो क्रिश्चियन है। अब देखिए ये 10% मुस्लिम और ये 13% हिंदूज वो आए कैसे, जब श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो फिर से हिंदूज की एंट्री वहां पे कैसे हुई। और जो तमिल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो श्रीलंका की जो सिंगला भाषा है उसमें कैसे गई, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मी लिपि का तो अनुसरण कर रही है श्रीलंका की सिंगला लैंग्वेज, लेकिन उसके लेखन का तरीका जो है वो काफी डिफिकल्ट है जैसे हमारी सभी तमिल स्क्रिप्ट में होता है। देखिए दोस्तों जब राजेंद्र चोल का जो शासन चल रहा था तो उन्होंने श्रीलंका को अपने कंट्रोल में कर लिया यानी कि श्रीलंका को फिर से विजिट कर लिया। उन्होंने जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को विजिट किया और उत्तर कोरिया को भी उन्होंने विजिट किया। और मैंने आपको बताया था जो उत्तर कोरिया के जो राजकुमार थे उनकी शादी जो है चोला साम्राज्य की राजकुमारी से हुई थी। इसी कारण जो है दक्षिण कोरिया की भाषा पर और तमिल भाषा का काफी इन्फ्लुएंस मिलता है।
तो जब वहां पे फिर से चोला साम्राज्य का आधिपत्य हो गया तो फिर हिंदूज वहां पे फिर से पहुंच गए दोस्तों। और जो लेखन था उसमें थोड़ा द्रविड़ शैली आ गई, चूंकि तमिलनाडु ज्यादा पड़ोस में पड़ रहा था वहां से, इसीलिए जो उसकी लेखन शैली है वो कुछ जो है तमिल लैंग्वेजेस से भी मिली जुली है। और चूंकि वहां पे चोला साम्राज्य ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो जो सिंगला भाषा है और तमिल भाषा में सम्मिश्रण हो गया, तो बहुत सारे तमिल भाषा के शब्द भी सिंगला भाषा में आ गए दोस्तों। लेकिन बहुत सिंगला भाषा में बहुत सारे, ये मान के चलिए 50 से 60% वर्ड हमारे संस्कृत पाली या जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वैसे ही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बाद में क्या होता है, जब हमारे देश को अंग्रेज गुलाम बना लेते हैं तो तमिल हिंदूज और मुस्लिम्स को अब ये भेजते हैं कहाँ पे, जो अंग्रेज थे उनके समय में श्रीलंका का नाम जो था वो सिलोन था, सिलोन। उन्होंने श्रीलंका को सिलोन नाम दिया था। तो टी प्लांटेशन के लिए यानी कि चाय की खेती करने के लिए वो तमिलनाडु से जो है तमिल हिंदूज और मुस्लिम्स को वो ले गए वहां पे श्रीलंका में, और बाद में वो वहीं पे जाके बस गए दोस्तों। दोस्तों मेरे ख्याल से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि श्रीलंका की जो सिंगला लैंग्वेज है वो साउथ में होने के कारण भी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा ना होकर इंडो आर्यन परिवार की भाषा है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कर रही है दोस्तों। आगे हम श्रीलंका के बारे में थोड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारे हिंदू धर्म की माइथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, तो हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं जो है श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में जो है उनके बारे में बताते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो रावण है उसका हिंदू धर्म के अनुसार वो श्रीलंका का राजा था, तो पंचवटी नामक स्थान से उसने सीता माता का छल पूर्वक हरण कर लिया था, और उसने जो अशोक वाटिका में सीता जी को रखा था वो जो है आज के समय में जो श्रीलंका की एक जगह है नुआरा इलिया, दोस्तों ये नाम ध्यान रखेंगे, श्रीलंका की जो जगह है नुआरा इलिया, ये श्रीलंका का एक बहुत ही फेमस शहर है कैंडी, ये कैंडी के पास में ही पड़ता है, कैंडी से कुछ 1 या 2 घंटे की दूरी पे है। वहां पे सीता माता मंदिर भी है और वो अशोक वाटिका भी है जहां पे रावण ने सीता जी को रखा था। दूसरा दोस्तों सिगरिया, ये सिगरिया की गुफाएं हैं दोस्तों, ये भी कुछ कैंडी के पास में ही पड़ती हैं और कैंडी से कुछ 3 घंटे की दूरी पे पड़ती होंगी। यहाँ पे गुफा है उसको हम बोलते हैं रावण केव, रावण गुफा। क्योंकि श्रीलंका के लोगों का और हमारे इंडिया के लोगों का रावण के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा दोस्तों, लेकिन वहां के लोगों का आज भी मानना है कि रावण जिंदा है और वो किसी गुफा में सो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, श्रीलंका की जो राजधानी है वो पहले राजधानी कोलंबो थी, अब श्रीलंका ने अपनी राजधानी बदल के श्री जयवर्धने कोट्टे कर ली है दोस्तों, और ये जो है कोलंबो के पास में ही पड़ता है, श्री जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने कोट्टे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़े और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ श्रीलंका के बारे में। देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि श्रीलंका में 10% मुस्लिम्स और 13% हिंदूज हैं जो कि तमिलनाडु से गए थे, तो वहां की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसमें सिंगला तो वही है क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और उनकी लैंग्वेज सिंगला है। उसके साथ में तमिल लैंग्वेज भी जो है वहां की आधिकारिक लैंग्वेज है, और तीसरी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी लैंग्वेज है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत से तमिल लोग जो गए हुए हैं वो ज्यादातर श्रीलंका का एक प्रोविंस है, नॉर्दर्न श्रीलंका उसको कहते हैं, यानी कि उत्तरी श्रीलंका। उसका एक बहुत ही फेमस शहर है, उसका नाम है जाफना। दोस्तों आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कि इंडिया के जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस शहर को एक्सप्लोर भी कर रखा है, आप इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपने राम सेतु का नाम भी सुना होगा, जो जब राम जी जो है श्रीलंका जाते हैं तो वो एक सागर पे पुल बनाते हैं जिसको हम राम सेतु कहते हैं। अब चूंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि भारत और श्रीलंका दोनों पे अंग्रेजों का शासन था, और वो तमिलनाडु से नॉर्दर्न श्रीलंका और पूरे श्रीलंका में जो है मजदूरों को टी प्लांटेशन के लिए ले भी जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माइथोलॉजी में एडम्स ब्रिज इसका नाम रख दिया। और चूंकि दोस्तों हमारे देश का एडम नाम से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी माइथोलॉजी इसमें घुसेड़ते हुए राम सेतु का नाम बदल के एडम्स ब्रिज कर दिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे श्रीलंका का मैप लगाया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए ये श्रीलंका का जो है नॉर्दर्न प्रोविंस है, श्रीलंका का क्या है, नॉर्दर्न प्रोविंस, जिसका नाम है नॉर्दर्न श्रीलंका। और यहाँ पे देखिए एक शहर है जिसका नाम है जाफना, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था। और यहाँ की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो तमिल हिंदूज ही हैं। और दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे, देखिए इधर इंडिया है और यहाँ पे क्या है, जाफना, तो जाहिर सी बात है जो तमिल हिंदूज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे ज्यादा होगी। दूसरा देखिए, मैंने आपको एडम्स ब्रिज के बारे में बताया है, देखिए ये देखिए जो एडम्स ब्रिज है, देखिए ये जो है, यह धनुष कोटी, ठीक है दोस्तों, धनुष कोटी। अब मैं इसके बारे में दोस्तों आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है रामनाथपुरम। क्या नाम है उसका, रामनाथपुरम। और इस रामनाथपुरम को जो रामेश्वर से जोड़ा गया है,
तो एक बहुत पुरानी ट्रेन लाइन है जो अंग्रेजों के समय से चल रही है दोस्तों। आप लोग यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स ने इस ट्रेन लाइन को एक्सप्लोर कर रखा है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि इस एरिया में पानी काफी छिछला है, मतलब छिछला का मतलब है ज्यादा गहरा नहीं है, तो यहाँ पर तेज लहरें भी नहीं आती हैं। तो बहुत सालों से जो है जो रेल लाइन है अंग्रेजों के समय से वो चल रही है, जो कि रामनाथपुरम को रामेश्वर से जोड़ती है, रामेश्वर से रामनाथपुरम को रामेश्वरम से जोड़ती है दोस्तों। और जो ये रामेश्वरम है ये जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। अब देखिए दोस्तों जो पंबन द्वीप हमारा है, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और यहां नीचे देख रहे होंगे ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और जो दो खाड़ियों को जोड़ने के लिए जो पतला सा एक रास्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जल जमुनु मध्य। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जल जमुनु मध्य जोड़ता है, पाक जल जमुनु मध्य। दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है दोस्तों। अब देखिए जो भारत की भूमि का सबसे लास्ट जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं धनुषकोटी, धनुषकोटी। और ये देखिए मन्नार, जो श्रीलंका का सबसे लास्ट इलाका है उसका नाम है थलाई मन्नार, जो कि यहां पे पड़ता है कहीं, थलाई मन्नार, थलाई मन्नार। और ये बताया जाता है कि थलाई मन्नार से जो है भारत के रामेश्वरम की जो धनुषकोटी है उसकी दूरी 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर आसमान साफ होता है तो धनुषकोटी का टावर जो है वो थलाई मन्नार से दिखाई देता है दोस्तों। अब मैंने देखिए दोस्तों आपको बताया था श्रीलंका में जो सीता माता का मंदिर है, ये देखिए ये शहर है कैंडी, और कैंडी के पास में ही पड़ता है नुआरा इलिया। और जो रावण गुफा है वो भी दोस्तों कैंडी के पास में ही पड़ती है। और श्रीलंका ने अपनी राजधानी बदल के क्या कर दी है, कोलंबो से श्रीदेवर्धन कोट्टे। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो भारत का देखिए जो जाफना है यहाँ पे ये पड़ता है डेफ आइलैंड, ये नाम आप याद रखेंगे, डेफ आइलैंड, डेफ आइलैंड। ये पहले भारत के पास में ही था दोस्तों, बाद में तत्कालीन नेहरू सरकार ने इसको श्रीलंका को दे दिया था। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था दोस्तों, जो आज भी चल रहा है। लेकिन अब ऑफिशियल रूप से इस डेफ आइलैंड पर जो है श्रीलंका का ही कब्जा है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, डेफ आइलैंड का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों मेरे ख्याल से। और हाँ मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, देखिए हम्बन टोटा, देख आप लोगों ने सुना होगा कि हम्बन टोटा नाम का एक बंदरगाह है, हम्बन टोटा। नक्शे में देखिए ये यहाँ पे हम्बन टोटा। इस बंदरगाह को जो है श्रीलंका ने चाइना को लीज पे दे दिया है दोस्तों। इस बंदरगाह काफी प्रचलन में रहा था दोस्तों कि चाइना को श्रीलंका ने इस बंदरगाह को लीज पे दे दिया था दोस्तों। और दोस्तों भारत ने जो है एक बंदरगाह डेवलप किया है ईरान में। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम मुझे बताएंगे और मैं कमेंट में आंसर पिन भी कर दूंगा दोस्तों। मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपको श्रीलंका के बारे में काफी जानकारी दे दी है। और आप आज घर में श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है, श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है उसको सुनिएगा और उसको समझिएगा कि देखिए आप पाएंगे कि हिंदी या संस्कृत के बहुत सारे वर्ड जो हैं सिंगला लैंग्वेज से जो है मैच कर रहे हैं दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे कंटेंट को पसंद करते रहिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।